हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में अनुवाद के गुणों के बारे में जानेंगे। अभी अनुवाद का जो प्रेजेंट है मतलब वर्तमान समय में अनुवाद के बारे में मतलब अनुवाद की बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। अनुवाद का कार्य व्यापक हो गया है, मतलब हर एक भाषा में अनुवाद की आवश्यकता पड़ रही है। एक संस्था या देश या हर एक कोई मतलब जो विश्व में आपस में बांध करके रखने के लिए, मतलब हर एक देश और हर एक राष्ट्र, हर एक संस्था अपने आप को एक दूसरे से बांध कर रखने के लिए इस अनुवाद का आवश्यकता है और यह शक्तिशाली साधन है। एक अनुवाद तभी सफल हो सकता है जब वह चहुमुखी प्रतिभा संपन्न होती है। जैसे कि अनुवाद के गुण बहुत सारे हैं। पहला तो जो है मूल निष्ठता का निर्वाह। मूल निष्ठता यानी सबसे अनिवार्य यही होता है कि अनुवाद में मूल निष्ठता बनाए रखनी चाहिए और उसमें अर्थ, जब हम अनुवाद करते हैं उसमें अर्थ और भाव, उद्देश्य, ये सारे बिखर ना जाए और ऐसा करने पर ही वह सफल अनुवाद भूमिका निभा सकता है। और अनुवाद को शब्दों या वाक्यांशों को अनुवाद करते समय तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें, मतलब उसे बिखरा कर प्रस्तुत नहीं करना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना है। मतलब वो मीनिंग और शब्द का मीनिंग, वाक्य का मीनिंग भी वैसे ही रखना चाहिए। दूसरा है स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में निपुणता। स्रोत यानी सोर्स और लक्ष्य यानी टारगेट होता है। स्रोत भाषा अर्थ ऐसी भाषा है जिसका हमें अनुवाद करना है। जैसे कि लक्ष्य भाषा जो होता है कि अर्थ जिसमें हमें अनुवाद करना है। लक्ष्य भाषा क्या होता है? जिसमें हमें अनुवाद करना होता है। यही हिंदी है, उदाहरण के लिए हिंदी है, हिंदी से हमें तेलुगु में अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर स्रोत भाषा क्या होता है? तेलुगु लक्ष्य भाषा कहलाती है और स्रोत भाषा कौन सी होती है? हिंदी होती है। इसलिए किसी भी अनुवादक को चाहिए कि दोनों भी भाषाओं में उसे परिपक्व होना ज़रूरी है। हिंदी भी आना चाहिए उसे और तेलुगु भी। तीसरा है बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता, यानी बोधगम्यता यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए और संप्रेषणीयता यानी कम्युनिकेबिलिटी, ये भी उसके पास होना आवश्यक है। अनुवादक को बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता का गुण उच्च कोटि का होना चाहिए, मतलब उसमें एक्सलेंट होना चाहिए वो। बोधगम्यता का अर्थ अनुदित सामग्री को समझाने का स्तर है। जैसे कि हम संप्रेषणीयता मतलब कम्युनिकेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? अनुदित सामग्री का सरल व सुगम ढंग से आदान प्रदान करना। जैसे कि हम इजी वे में उस भाषा को समझाएं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, किंतु सभी अनुवाद बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता के स्तर पर ही एक समान नहीं था, कोई कम और कोई अधिक था, इस तरह। चौथा है विषय का विशिष्ट ज्ञान होनी चाहिए। विशिष्ट यानी टिपिकल। अनुवाद करने के लिए मात्र लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जैसे कि हम हिंदी का तेलुगु में कर रहे हैं, हिंदी तेलुगु वही भाषा, हम उसमें परफेक्ट होना पर्याप्त नहीं है। मतलब उदाहरण के लिए यदि कोई अनुवाद अर्थशास्त्र की शब्दावली पर पूरी पकड़ रखता है, अर्थशास्त्री यानी रखता है, तो उसका अर्थशास्त्री अनुवाद किसी अन्य विषय की उपेक्षा उच्च कोटि का होगा। मतलब जिसको कॉमर्स आता है, इसको तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे सारे सभी लोग एक ही भाषा में उच्च कोटि के नहीं होते हैं। यही कारण है कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है विभिन्न विषयों का ज्ञान। अनुवाद में विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब कोई हिंदी भाषी अनुवाद किसी अन्य भाषा के खेल संबंधी कहानी का अनुवाद कर रहा है, तो उसे खेल में संबंधित शब्दावली का औसत ज्ञान होना चाहिए। स्पोर्ट्स में कौन सी भाषा उपयोग करते हैं, उसके स्पोर्ट्स की जानकारी, सभी की जानकारी होनी आवश्यक है। अन्यथा वह अनुवाद करते समय भारी चूक कर सकता है। चूक यानी गलतियाँ कर सकता है।
छठवां है विषय के अनुरूप भाषा विधान, यानी अगर कोई अनुवाद को महात्मा गांधी जी की जानकारी गुजराती भाषा में मिली है तो जिसे उन्हें हिंदी में अनुवाद करना है तो वहाँ अनुवाद को संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि गांधी जी के अत्यंत शांतिप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए उनके बारे में उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जैसा व्यक्ति होता है उसी तरह का भाषा प्रयोग करनी चाहिए। अर्थात किसी महान व्यक्ति संबंधी विषय अनुवाद किया जा रहा है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सातवां है अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण, यानी एक्सप्रेशंस। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशंस। अनुवाद की सीमा होती है, इसलिए अनुवाद को चाहिए कि वह चाहे कि जितना भी बड़ा विद्वान हो, किंतु अपनी विद्वता का प्रयोग अनुवाद के समय दिखावे के रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोर्स भाषा में जो पूछा जाता है उसे ही लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति करना चाहिए। आठवां है जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव। गहरा यानी डीपली मतलब एक्सपीरियंस होनी चाहिए उनको। अनुवाद एक कला है, यह जीवन भर के परिश्रम के बाद प्राप्त होती है। किसी भी अनुवाद के प्रारंभिक अनुवाद उसके प्रौढ़ जीवन के अनुवाद से भिन्न होता है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नौवां है निष्ठा एवं अभ्यास की आवश्यकता। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। मतलब जब हम बार बार कोई अभ्यास करते हैं तो उसके प्रति निष्ठा से आप उस पर औसत अनुवाद मतलब उसमें सक्सेस पा सकते हो। इसलिए कमतर या औसतन अनुवाद से उच्च कोटि के अनुवादक बन सकते हैं। मतलब आप अभ्यास करते रहेंगे तो इसीलिए हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। शुद्ध तथा प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करना। शुद्ध मतलब एकदम अच्छे से समझ में आए जैसी भाषा की उसमें प्रयोग करनी चाहिए। अनुवाद करते समय शुद्ध तथा प्रवाहमयी मतलब हमेशा जो यूज़ करते हैं शब्दों को उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब विज्ञान विषय में पानी शब्द के स्थान पर जल शब्द प्रयोग करना चाहिए, अतः विज्ञान में जल शब्द का प्रयोग शुद्ध कहलाता है। इसी तरह अनुवाद करते समय भाषा और अभिव्यक्तियों का सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए अनुवाद करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।